A very good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing. This is Nikita here from LearnX Nursing platform. Today we will discuss about NORCET PYQ series number 12. Okay, so start करते हैं. Okay, what is the first question? Cutoff range of axillary temperature for hypothermia in children. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कट ऑफ रेंज क्या होता है एक्सिलरी टेम्परेचर का, वो भी हाइपोथर्मिया इन चिल्ड्रन. ठीक है, यहाँ पे हाइपोथर्मिया के बारे में पूछा गया है. एंड आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 36.5 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 36 डिग्री सेल्सियस. सी, नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नाउ आपसे पूछा गया है हाइपोथेरेमिया का कट ऑफ. तो हमारे पास, हमको पता है कि कट ऑफ कितने टाइप के हाइपोथर्मिया होते हैं. एक होता है माइल्ड हाइपोथर्मिया, एक होता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया और एक होता है सीवियर हाइपोथर्मिया. ठीक है. ये जो माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है कब कहते हैं हम? जब 36 डिग्री सेल्सियस टू 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है. मॉडरेट हाइपोथर्मिया कब कहते हैं? जब 32 डिग्री सेल्सियस टू 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है. सीवियर हाइपोथर्मिया कब कहते हैं? व्हेन इट इज लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस. तो मुझे बताइए, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया के रेंजेस देख के क्या कट ऑफ हो जाएगी? कट ऑफ विल बी 36 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ से जो है आपका माइल्ड हाइपोथर्मिया स्टार्ट होता है. ठीक है. सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. The cutoff range of axillary temperature for hypothermia will be 36 degree Celsius. ठीक है. Now, in children, what is the best route और या फिर recommended site क्या होती है? So, from birth to 5 years. ठीक है. First choice जो होती है recommended site, first recommended site to take the body temperature is rectum. रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है जो कि मोस्ट एक्यूरेट होता है. ठीक है. एंड सेकेंड चॉइस क्या होती है? टिम्पैनिक, दैट इज ईयर. क्लियर. देन मोर देन 5 इयर्स में, अगर 5 ईयर से ज्यादा वाले एज ग्रुप वाले बेबीज है तब क्या करोगे? फर्स्ट चॉइस हो जाती है ओरल. ठीक है. एंड सेकेंड चॉइस हो जाती है टिम्पैनिक. क्लियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the formula of uncurved ET size for the child? ठीक है. आपसे पूछा गया है कि एक चाइल्ड है जिसको आपको इंट्यूबेट करना है और अनकर्व्ड ईटी ट्यूब आपको रेडी करके रखनी है. ठीक है. इंट्यूबेशन का सामान रेडी करके रखना हुआ है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अनकर्व्ड ईटी साइज? आपको अगर किसी बच्चे को अनकर्व्ड ईटी साइज लगानी तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? ठीक है, कि उस बेबी के हिसाब से, उस चाइल्ड की एज के हिसाब से ये वाले नंबर की अनकर्व्ड ईटी ट्यूब जो है वो लगेगी. Uncurved ET, age in year. Uncurved ET is equal to age in year divided by 4 plus 4. Uncurved ET, age in year divided by 3.5 plus 4. Uncurved ET, age in year divided by 30 month plus 4. Curved ET, age in year divided by 4 plus 4. See, curved का तो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा गया है uncurved का. So देखो, curved का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, curved का फॉर्मूला age divided by 4 plus 3.5. ठीक है. एंड अनकर्व्ड ईटी ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4. तो क्या ये हमारा ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर 1, अनकर्व्ड ईटी इज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा अनकर्व्ड ईटी ट्यूब को पता करने के लिए जो फॉर्मूला है वो. ठीक है. नाउ मेक अ चार्ट कि कौन से एज ग्रुप में कौन से नंबर की ईटी ट्यूब जो है वो लगेगी. ठीक है. एक अप्रोक्सीमेट साइज आई एम टेलिंग. सो एक साइड में लिखो एज एंड एक साइड में लिखिए अप्रोक्सीमेट साइज. और ये जो अप्रोक्सीमेट साइज होता है ये होता है इंटरनल डायमीटर ऑफ ईटी ट्यूब. ठीक है. इंटरनल डायमीटर इन एमएम ऑफ ईटी ट्यूब. ठीक है. सो
अगर 0.4 मंथ्स का एज ग्रुप का बेबी है तो ईटी साइज कितने की लगेगी, 3 की। ठीक है, देन अगर 4 to 12 मंथ्स है देन 3.5 to 4। ठीक है, देन 10 मंथ्स टू 2 इयर्स का बेबी है तब कितनी लगेगी, 4 की। ठीक है, 2 to 3 इयर्स का बेबी है देन हाउ मच इट विल टेक, 4.5 की। ठीक है, 3 to 5 ईयर का है तब कितनी लगेगी, यस इट इज 5। तो एक एक आपको बढ़ाते रहना है, एक एक एज ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, 6 to 10 ईयर में है तो इट विल 5.5। ठीक है, 10 to 14 ईयर है तो इट विल बी 6। ठीक है, एंड द लास्ट इज 15 to 18 ईयर है। 15 to 18 ईयर वाली एज ग्रुप अगर है तो कितना लगेगा, 6.5 to 7। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टुलोज सिरप इन क्रॉनिक लीवर डिजीज इज गिवन। ये जो लैक्टुलोज सिरप होता है ये हम क्रॉनिक लीवर डिजीज में क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट द हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, टू प्रिवेंट द डायरिया, टू प्रिवेंट किडनी डिजीज और टू प्रिवेंट द लीवर डैमेज। सी, लैक्टुलोज हम हमेशा कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को देते हैं, तो हम कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो कभी भी डायरिया प्रिवेंट करने के लिए लैक्टुलोज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एंड लैक्टुलोज में जो है ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, तो किडनी डिजीज को प्रिवेंट नहीं करेगा, बट अगर एक्सेसिव अमाउंट में लैक्टुलोज सिरप ले लिया और ऑलरेडी वो पेशेंट की किडनी खराब है या फिर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी किडनी खराब हो सकती है, पर किडनी खराब होने से बचेगी नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होता। अब आपके बचे दो, टू प्रिवेंट हिपैटिक एंसेफेलोपैथी एंड टू प्रिवेंट लीवर डैमेज। सी, लैक्टुलोज का मेन मैकेनिज्म क्या होता है, वो अमोनिया के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और अमोनिया के प्रोडक्शन को कम करता है। इंटेस्टाइन से अमोनिया के प्रोडक्शन को कम करता है। ठीक है, साइड बाय साइड इंटेस्टाइन से अमोनिया के एब्जॉर्प्शन को, जो कि ब्लड में होता है, उसको भी कम करता है। मींस हिपैटिक एनसेफेलोपैथी को ये लैक्टुलोज प्रिवेंट करता है। ठीक है, लीवर तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है इसीलिए तो अमोनिया बन रहा है, और वो अमोनिया क्या कर रहा है, लीवर डैमेज के वजह से एनसेफेलोपैथी की कंडीशन करवा रहा है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट हिपैटिक एनसेफेलोपैथी। राइट डाउन अबाउट द लैक्टुलोज। लैक्टुलोज used to reduce the amount of ammonia in the blood of patients with liver disease। ठीक है, देन एक और चीज होती है लैक्टुलोज के रिलेटेड, दैट इज इट इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग क्लिनिकल पोर्टल हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, what is the mechanism of action of this lactulose is decreasing the intestinal production and absorption of ammonia। ठीक है, ये इसका लैक्टुलोज का मैकेनिज्म है। सो हमेशा याद रखना, लैक्टुलोज हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, ना कि डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। लैक्टुलोज में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो वो किडनी को डैमेज कर सकता है, बट किडनी को डैमेज होने से प्रिवेंट नहीं करेगा। देन लीवर डैमेज ऑलरेडी हो गया है, देन उसकी पेशेंट की बॉडी में अमोनिया बन रहा है, उस अमोनिया के प्रोडक्शन को कम करता है, एब्जॉर्प्शन को कम करता है इन द ब्लड। वो काम कौन करता है, लैक्टुलोज, एंड जिससे वो क्या प्रिवेंट करता है, हिपैटिक एनसेफेलोपैथी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच इज अ बेस्ट इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक पेशेंट को हुआ, किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ चेस्ट ट्रॉमा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं कि बेस्ट इंटरवेंशन आप टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए क्या करोगे। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर स्पेस लाइन, insert the needle in 6 to 7 intercostal space, then insert the tube,
Insert needle in 8 to 9 intercostal space, then insert the tube at mid-clavicular space line. No need of any intervention. See, tension pneumothorax हुआ है, intervention तो करना पड़ेगा. No need of any intervention तो नहीं होता. अब आपके टोटल 3 ऑप्शंस बच गए. ठीक है, टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइन या फिर मैनेजमेंट ऑफ लाइन फॉर द टेंशन pneumothorax. Yes, we always do needle decompression. हम नीडल डीकम्प्रेशन करते हैं या फिर इसी को हम कहते हैं नीडल थोरैकोस्टोमी. नीडल थोरैकोस्टोमी. ये नीडल डीकम्प्रेशन या फिर नीडल थोरैकोस्टोमी जो होती है, ये हम कहाँ करते हैं? वी इंसर्टिंग अ नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस. इंसर्ट नीडल इनटू प्लूरल स्पेस. इंसर्ट द नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस. ठीक है, और कहाँ पे प्लूरल स्पेस में इंसर्ट करते हैं? इन द second intercostal space at mid clavicular line. ठीक है, अब ऐसा एक ऑप्शन हमको दिखा था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो देखो, आपको इन्होंने ऐसा नहीं पूछा विच इज द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद टेंशन pneumothorax, और ऑप्शन में नीडल डिकम्प्रेशन, नीडल थोरैकोस्टोमी, थोरैकोसेंटेसिस, कार्डियोसेंटेसिस, ठीक है, पेरिकार्डियल टैपिंग, प्लूरल टैपिंग, ये सब ना देकर व्हाट दे हैड गिवन, जहां पर हम ये नीडल डिकम्प्रेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वो लाइन आपको आंसर में दे दी. बट मीनिंग तो उसका वही है कि नीडल डिकम्प्रेशन ही हम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में एट मिड क्लेविकुलर लाइन में करते हैं. सो हमको हर एक चीज बहुत डिटेल में जो है उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद टेंशन pneumothorax, chest tube insertion in second intercostal space at mid clavicular space line. Clear? Okay. Next question. All of the following are the first rank symptoms of schizophrenia except. क्या पूछा गया है? First rank symptoms है schizophrenia के किसी एक को छोड़ के. That is command hallucination, thought broadcasting, delusional perception and thought withdrawal. ठीक है, देखते हैं हम schizophrenia के first rank symptoms. Okay, first rank symptoms of schizophrenia में क्या क्या आता है? That is audible thoughts, voice arguing, voice commencing, ठीक है, और क्या आता है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन, सोमैटिक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मेड वायोलेशन, मेड इफेक्ट, मेड इम्पल्स. हमारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? कमांड हेलुसिनेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डिल्यूजन परसेप्शन, थॉट विड्रॉल. यस, थॉट विड्रॉल होता है फर्स्ट रैंक सिम्टम में, डिल्यूजनल परसेप्शन भी, एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग. बट ये जो कमांड हेलुसिनेशन है, दैट समवन इज कमांडिंग दैट पर्सन, ये जो सिम्टम है ये कभी भी स्किजोफ्रेनिया की कंडीशन में नहीं होगा. ठीक है, सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया एक्सेप्ट इज command hallucination. Command hallucination is never being a first rank symptom of schizophrenia. Clear? Next question. Okay. Before that, see, नॉर्सेट 7 तो ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स हो चुका है. अभी नॉर्सेट
7 का मेंस होगा, ठीक है। नॉर्सेट 8 जो है वो आपके नेक्स्ट अप्रैल 2025 में अपकमिंग एग्जाम रहेगी। आरआरबी के फॉर्म आप सभी भर चुके, उसका एग्जाम रहेगी। एसजीपीजीआई जो है वो भी एक अपकमिंग एग्जाम्स आने वाली है, ठीक है। एनवीएस के एग्जाम है। जिपमर ऑलरेडी यू हैड कंप्लीटेड। डीएमईआर आने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो डीएमईआर है ये एग्जाम अभी आएगी। सो ये सारे ही एग्जाम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, सो ऑल इन वन कोर्स ये आपको लर्न एक्स नर्सिंग के प्लेटफॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स विल बी देयर। डेली टेस्ट सीरीज विद लाइव रैंक यू विल गेट। एप्टीट्यूड एंड मैथ्स के क्लासेस आल्सो यू विल गेट स्पेशली फॉर द आरआरबी, ठीक है। देन लाइव प्लस रिकॉर्डेड इफ यू आर वर्किंग इन समवेयर, ठीक है, इन हॉस्पिटल्स और इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट मीन कि आप वो क्लासेस का फायदा नहीं उठा सकते। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट बाय डूइंग रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो जुड़े रहिए लर्न एक्स नर्सिंग के साथ। Okay, next question. A 4-year-old child is admitted in pediatric ward, and during doctor's round, the child is suffering from the febrile seizure. ठीक है, एक 4 साल का बच्चा है जो पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है, नॉट इन आईसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है। ड्यूरिंग डॉक्टर राउंड द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फेब्राइल सीजर, ठीक है। डॉक्टर के राउंड्स में व्हाट वी हैड सीन कि वो चाइल्ड को फेब्राइल सीजर्स आ गए, फीवर के वजह से सीजर्स आ गए, कन्वर्जन्स आ गए। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन टू दिस चाइल्ड टू प्रिवेंट ब्रेन डैमेज। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन रहेगा ताकि उस बच्चे के ब्रेन को डैमेज ना हो। सी, आप एडमिनिस्टर करोगे एसिटामिनोफेन, यू विल इंसिस्ट द चाइल्ड फॉर वॉकिंग, you will administer diazepam suppository via rectal route and you will restrain the child movement. See, question क्या पूछा है आपको कि आप कोई सॉरी दैट बेबी के ब्रेन को डैमेज होने से बचाना है। So what intervention will prevent the brain damage of that baby? Yes, we have to administer diazepam suppository via rectal route. क्यों हम पहले डायजेपाम दे देंगे? ये जस्टीन के नाम से आती है, सुपॉल के भी नाम से आती है, ठीक है। सपोजिटरी, क्योंकि फेब्राइल सीजर्स है, फीवर की वजह से सीजर है, तो सबसे पहले कॉज को खत्म करना पड़ेगा ना। अगर हमने फीवर को बचा के रखा, ठीक है, तो फीवर जो है बॉडी टेम्परेचर जो वो बहुत ज्यादा रेज नहीं होगा, बहुत ज्यादा रेज नहीं होगा, तो उस बेबी में सीजर्स ही नहीं आएंगे एंड वी कैन प्रिवेंट द ब्रेन डैमेज। क्लियर? सो व्हाट वी विल गिव, एडमिनिस्टर डायजेपाम सपोजिटरी वाया रेक्टल रूट, ठीक है। नो एसिटामिनोफेन, नो चाइल्ड फॉर वॉकिंग एंड नो restrain the child's movement. Clear? Next question. What is the primary intervention to be taken after a fire incident in the hospital? ठीक है, जब भी फायर इंसिडेंट हॉस्पिटल में होता है तो आपका प्राइमरी इंटरवेंशन क्या होगा? यू विल रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम द वॉर्ड, you will use the fire extinguisher, you will shut off the oxygen supply, and you will close the windows and doors to reduce the ventilation. This is ventilation, okay? देखिए चारों ही चीजें हम करते हैं, बट आपसे क्या पूछा है, प्राइमरी इंटरवेंशन क्या होगा अगर हॉस्पिटल में आग लग गई है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो निमोनिक होते हैं, एक होता है रेस और एक होता है पास। रेस क्यों यूज करते हैं? जब आग लग गई उस इंसिडेंट में व्हाट यू विल डू, ठीक है, उसी इंसिडेंट को, उस इवेंट को कैसे हैंडल आउट करोगे। पास क्यों होता है? जब आपको फायर एक्सटिंग्विश यूज करना है तो हाउ टू यूज इट, उसके लिए ये पास एक्रोनिम होता है, ठीक है। तो रेस में क्या आएगा, रेस्क्यू। ए मीन्स क्या होता है, अलार्म। C for confine and E for extinguisher. सबसे पहले क्या करोगे, पेशेंट्स को बाहर निकालोगे, ठीक है, देन अलार्म बजाओगे, देन एक जगह पे जाके जो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन सेंटर पॉइंट वेयर वी हैव टू कलेक्ट ऑल द पेशेंट्स, वहां पे जाओगे एंड देन उसके बाद में एक्सटिंग्विशर करोगे। जब एक बार सारे लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद ही एक्सटिंग्विशर करोगे। देन हाउ यू विल use extinguisher by pass method, that is pull the pin, aim at the base of the fire, ठीक है। एस फॉर क्या होता है, स्क्वीज द लीवर, ठीक है, एंड स्विप साइड टू साइड, ठीक है। ये हम किस लिए करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को जब यूज करते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस वी विल रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। सबसे पहले हम वार्ड से पेशेंट्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An 8-year-old child brought into the emergency department with seizure. Okay, 8 साल का बच्चा है, ER में लेकर आए हैं सीजर्स के साथ. What would be the priority nursing intervention during the seizure? जब उस पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, तब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? आप एयरवे को पेटेंट करोगे, आप चाइल्ड को रिस्ट्रेन कर दोगे, आप पेशेंट के हेड के अंदर ब्लैंकेट रख, हेड के नीचे ब्लैंकेट रख दोगे, एंड यू विल प्रोटेक्ट दैट बेबी फ्रॉम द फिजिकल इंजरी. सी, बेबी जो है वो सीजर्स के साथ ईआर में आया है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सीजर्स में पेशेंट है तो सबसे पहले क्या होती है प्रायोरिटी? यस, वी ऑलवेज हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फिजिकल इंजरी, क्योंकि ड्यूरिंग द सीजर कैसा है ना, अगर साइड ड्रेस अप नहीं है, ठीक है, या फिर साइड में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और हमने पेशेंट को ऐसे ही स्ट्रेचर पे ले लिया, सो उस बेबी को वहां पे फिजिकल इंजुरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. सो ड्यूरिंग द सीजर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द फिजिकल इंजुरी. सेकेंड प्रायोरिटी होती है आपकी ये एयरवे पेटेंसी. आप आते बराबर एयरवे पेटेंट करने के पीछे नहीं लग सकते. एक बार सीजर को मैनेज, पहले तो पेशेंट को फिजिकल इंजुरी से मैनेज करोगे, देन लेटरल पोजीशन में दोगे कि वो सिक्रीशन, सॉरी, जो भी इसको सिक्रीशन है वो एस्पिरेट ना कर ले. एक बार सीजर स्टॉप हो गए, ठीक है, यूजुअली बच्चों में तो जो है हम लोग मिडास का जो नेजल स्प्रे आता है वो यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि in when emergency department में patient is coming with the seizure, it is not possible to do canalization as soon as possible. So first what we do, we always give Midas nasal spray. Then what we'll do, we will do the canalization, we will take samples and we will give the Midas and anticonvulsants etc. But during seizures आ रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे? Protect from the physical injury, give lateral position to prevent aspiration, give nasal spray. Once the seizures are stopped, give ऑक्सीजन बाय 2 liters बाय द फेस मास्क, ठीक है, क्योंकि सेरेब्रल हाइपोक्सिया को भी हमको प्रिवेंट करना है. जब जब सेरेब्रल हाइपोक्सिया होगा ये सीजर करेगा, बिकॉज सीजर का एक मेन कॉज होता है सेरेब्रल हाइपोक्सिया. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What would be the possible manifestation in a patient who is suffering from the diabetic coma? डायबिटीज के वजह से कोमा हो गया है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉसिबल मैनिफेस्टेशन होगा जो ये बताता है कि डायबिटीज कोमा है? डायबिटीज की वजह से कोमा है मतलब क्या है? शुगर के लेवल बढ़ने के वजह से कोमा हुआ है. तो क्या उस पेशेंट की स्किन जो है वो मॉइस्ट होगी एंड स्वेटिंग होगी? उस पेशेंट में हाइपरग्लाइसेमिया प्रेजेंट रहेगा, एक्सेसिव थर्स्ट रहेगा एंड डिक्रीज यूरिनेशन रहेगा. यस, वेरी करेक्ट, हाइपरग्लाइसेमिया वहां पर होगा, बिकॉज ये हाइपरग्लाइसेमिया मींस क्या? सिंपल है ना, डायबिटीज का पेशेंट है और वो डायबिटीज की वजह से कोमा में जा रहा है, बिकॉज ब्लड शुगर लेवल इतने ज्यादा रेज हो गए हैं कि डायबिटिक कोमा को उसने कॉज कर दिया है. ठीक है, अब ये एक तो हो गया हमारा डायबिटिक कोमा, एक होता है इंसुलिन कोमा. ठीक है, सो वी विल सी. एक साइड लिखिए पैरामीटर्स, एक साइड में लिखिए इंसुलिन कोमा, एक साइड में लिखिए डायबिटिक कोमा. नंबर फर्स्ट पैरामीटर होता है ऑनसेट. इंसुलिन कोमा का ऑनसेट कैसा होता है? रैपिड. डायबिटिक कोमा का कैसा रहता है? स्लो. ठीक है, देन कॉज क्या होता है इन इंसुलिन कोमा? एक्सेसिव इंसुलिन. डायबिटिक कोमा में क्या होता है कॉज? टू लिटिल इंसुलिन. ठीक है, देन एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन. एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन कैसा रहेगा? इंसुलिन कोमा में एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन नहीं होता है, डायबिटिक कोमा में कीटो एसिडोसिस होता है. ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है? बीपी. इंसुलिन कोमा में जो बीपी है वो हमेशा नॉर्मल रहेगा, जबकि डायबिटिक कोमा में इट इज ऑलवेज इन द शॉक और इट इज डिक्रीज. ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है बीपी के बाद में रेस्पिरेशन. इंसुलिन कोमा में रेस्पिरेशन कैसा रहता है? शैलो, और वी विल से नॉर्मल. ठीक है, एंड इसमें कैसा रहेगा? डायबिटिक कोमा में एयर हंगर यानी कि ब्रेथलेसनेस उस पेशेंट में प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, स्किन कैसी रहेगी इंसुलिन कोमा में? पेल रहेगी,
एंड साथ में स्वेटिंग उस पेशेंट को हो रही होगी, ठीक है। देन अपने डायबिटिक कोमा में कैसा होता है, हीट एंड ड्राई, ठीक है, सॉरी हीट नहीं, हॉट एंड ड्राई, हॉट रहेगी, वार्म रहेगी और स्किन जो है वो ड्राई रहेगी, ठीक है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से सिम्टम्स दिखेंगे हमको इंसुलिन कोमा में, हमें ट्रेमर्स दिखेंगे, मेंटल कंफ्यूजन दिखेगा, ठीक है, कन्वर्जन्स भी समटाइम्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। देन व्हाट अबाउट डायबिटिक कोमा में क्या हो जाएगा, जनरल डिप्रेशन वी विल गेट, ठीक है, उस पेशेंट में जनरल डिप्रेशन दिख सकता है। देन ब्लड शुगर्स के रेंज कैसे रहेंगे, सी शैडो और नॉर्मल में रहेंगे लेस देन 70 mg पर डीएल जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, एंड डायबिटिक कोमा में रहेंगे मोर देन और इक्वल टू 200 mg पर डीएल, दैट इज डायबिटिक कोमा हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। एक पैरामीटर और बच गया हमारा, दैट इज कीटोन। इंसुलिन कोमा में जो कीटोन है वो नॉर्मल रहते हैं, बट ये कीटोन जो है एलिवेटेड रहते हैं डायबिटिक कोमा में, क्लियर, ओके। सो दिस वाज अबाउट इंसुलिन कोमा एंड डायबिटिक कोमा। इंसुलिन कोमा डायबिटिक कोमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैनिफेस्टेशन पूछते हैं, पैरामीटर्स पूछ सकते हैं। देखो इंसुलिन कोमा में जो ऑनसेट होता है वो रैपिड होता है, डायबिटिक में स्लो होता है। कॉज जो होता है इंसुलिन कोमा का वो एक्सेसिव इंसुलिन की वजह से होता है, डायबिटिक कोमा में टू लिटिल इंसुलिन। एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन, इंसुलिन कोमा में किसी चीज का एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जबकि डायबिटिक कोमा में कीटो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है। बीपी जो है वो इंसुलिन कोमा वाले में नॉर्मल रहेगा, जबकि डायबिटिक कोमा में शॉक रहेगा, डिक्रीज बीपी रहेगा। रेस्पिरेशन कैसा रहता है, शैलो और नॉर्मल, ठीक है, जबकि डायबिटिक कोमा में इट विल हैव एयर हंगर, हमेशा पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले या फिर डायबिटिक कोमा वाले जो वो ब्रेथलेसनेस में आते हैं। स्किन कैसी होती है इंसुलिन कोमा में, पेल एंड स्वेटिंग आती रहेगी, जबकि हॉट एंड ड्राई रहेगी डायबिटिक कोमा में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से सिम्टम्स दिखेंगे इंसुलिन कोमा में, ट्रेमर्स, मेंटल कंफ्यूजन, कन्वर्जन्स, इरिटेबिलिटी, ठीक है, जबकि डायबिटिक कोमा वाले कैसे दिखेंगे, जनरली डिप्रेस क्योंकि वो शॉक में है, ठीक है। ब्लड शुगर कैसा दिखेगा इन हाइपोग्लाइसेमिया इंसुलिन कोमा लेस देन 70 mg पर डीएल, इन डायबिटिक कोमा इट इज मोर देन और इक्वल टू 200 mg पर डीएल, ठीक है। कीटोन कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे इंसुलिन कोमा में, एलिवेटेड रहेंगे डायबिटिक कोमा में, क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग सन साइन इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, पार्किंसंस डिजीज। सी सेटिंग सन, जब हेड बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो जो आईज है वो इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं सेटिंग सन साइन, जो कि हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन के वजह से होता है। सेटिंग सन साइन इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स should be started in infant from the age of, हमको अगर कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करना है इन्फेंट में तो वो कौन सी एज से करना है, 3 मंथ से, 6 मंथ से, 9 मंथ से, 12 मंथ से। सी कॉम्प्लीमेंट्री फूड का दूसरा नाम क्या होता है, वीनिंग, ठीक है। 6 मंथ्स तक के हम क्या देते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, एंड 6 मंथ्स टू 2 years व्हाट वी गिव, वीनिंग, यानी कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्लस ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स के बाद अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फूड वीनिंग डाइट स्टार्ट कर दिया है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करोगे, करना है, ठीक है। तो 6 मंथ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी कि वीनिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं इवेंट बेबीज में, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-year-old child suffering from frequently diarrhea more than 3 times last for 1 day and child's taken orally fluid। सी आपको क्या दिया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको फ्रिक्वेंटली डायरिया हो रहा है, मतलब एक दिन से डायरिया हो रहा है और दिन में कम से कम 3 बार ही इज हैविंग अ लूज मोशन, ठीक है, और वो ओरली फ्लूइड ले रहा है, उसका ओरल इंटेक बंद नहीं हुआ है, वो ओरली अभी भी फ्लूइड ले रहा है। सो व्हाट वुड बी योर इनिशियल रिस्पॉन्स, आप उस पेशेंट के को क्या बताओगे कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे दो, आईवी लाइन असेस करोगे, रेफर करोगे टू द हाई सेंटर, या फिर कोई भी इंटरवेंशन की वहां पे जरूरत ही नहीं है। सी दिन में 3 बार लूज मोशन हो रहे हैं और अभी कंप्लीट व्हाट ही गिविंग इज हिस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 1 डे, मतलब अब जब वो आपके पास आ रहा है वो सेकेंड डे पे आ रहा है, ठीक है। सो क्या करोगे,
ये कौन से सिम्टम्स दिखा रहा है? इट इज माइल्ड डिहाइड्रेशन। माइल्ड डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स शो कर रहा है। माइल्ड डिहाइड्रेशन में हमारी मैनेजमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है? ओनली एंड ओनली ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अगर उसका ओरल फ्लूइड इनटेक जो है वो बिल्कुल भी बंद होता, तब हम क्या करते? आईवी लाइन असेस करते, हाई सेंटर पे रेफर करते, ठीक है। लेकिन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम देंगे बिकॉज उसको 3 टाइम्स लूज मोशन हो रहे हैं एक दिन में, ठीक है। भले ही वो ओरली फ्लूइड ले रहा है, स्टिल उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए वी हैव टू गिव ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A pregnant woman is admitted with the फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। आपके पास एक फीमेल आ रही है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। शी इज रिसीविंग 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन इन आईवी फ्लूइड with cervical dilatation of 3 centimeter, and she has a contraction of 70 seconds every 3 to 5 minutes, which would be the priority nursing assessment. Priority nursing assessment, okay. See, क्या पूछा गया है? एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो आपके पास एडमिट हो रही है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, एंड वो क्या रिसीव कर रही है? 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन इन आईवी फ्लूइड, ठीक है। एक आईवी इन्फ्यूजन है ऑक्सीटोसिन का जो उसको कंटिन्यूअसली फ्लो चल रहा है। सर्विक्स कितना डायलेट है? 3 सेंटीमीटर, मतलब कि वो फीमेल कौन से फेज में है? लेटेंट फेज में है। In latent phase she is, and she has a contraction of 70 second every 3 to 5 minutes. उस फीमेल में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब तक कितना आ रहा है? हर 3 से 5 मिनट में आ रहे हैं, और ईच कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर 70 सेकेंड। बट एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन क्या कहते हैं? 3 contractions in 10 minutes, ठीक है। एवरी 10 minutes 3 contractions, among that each contractions last for 45 सेकेंड। तो ये कंडीशन क्या बता रही है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल जो आपके पास आई है, जो कि लेटेंट फेज में है, ऑक्सीटोसिन रिसीव कर रही है, एंड अब उस फीमेल में जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो हाइपर सिस्टोलिक की तरफ जा रहे हैं, टैकी सिस्टोल की तरफ जा रहे हैं, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस हो रहा है, यूट्रस जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत एग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या होगी? ठीक है, आप फीटल हार्ट रेट चेक करोगे एज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन, आप फिजिशियन को नोटिफाई करोगे एज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन, आप आईवी ऑक्सीटोसिन के ड्रिप को ऑफ कर दोगे एज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, या फिर आप प्रिपेयर करोगे वो फीमेल को डिलीवरी के लिए, बिकॉज शी इज प्रोबेबली इन द ट्रांजिशन फेज, दैट इज एक्टिव फेज में वो पेशेंट आ चुकी है। तो अब आप उस पेशेंट को डिलीवरी के लिए रेडी करोगे। सिर्फ 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट है, क्या आप डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करोगे? नेवर। चेक, फीटल हार्ट रेट चेक करोगे? यस। फिजिशियन को नोटिफाई करोगे? यस। टर्न ऑफ करोगे आईवी ऑक्सीटोसिन को? यस। बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या करोगे? टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टॉप करोगे, पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लोगे, एंड पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज इतना ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बेबी जो है वो फीटल डिस्ट्रेस में जाता है। क्लियर? So turn the IV oxytocin will be your correct answer. Next question. All of the following are included in the bundle of care for ventilator associated pneumonia except, ठीक है। वैप बंडल जो है आपका, जो आप हॉस्पिटल में यूज करते हो, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है किसी एक को छोड़ के। हेड एलिवेशन होता है 30 to 45 डिग्री, पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफिलैक्सिस करना है, सेडेशन इंटरप्शन यानी कि सेडेशन वैकेशन करना है, एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो हम नहीं करते हैं? ठीक है, सो राइट डाउन वैप बंडल कंटेन्स, ठीक है। उसमें से जो सबसे फर्स्ट होता है दैट इज हेड एलिवेशन। कितना करते हैं? अप टू 30 to 45 डिग्री। नंबर 2 क्या करते हैं हम? डेली सेडेशन वेकेशन देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं? पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफिलैक्सिस करते हैं। नंबर 4 हम डीवीटी प्रोफिलैक्सिस करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन हम क्या करते हैं? माउथ केयर विथ सबग्लॉटिंग सक्शनिंग, सब ग्लॉटिक सक्शनिंग, ठीक है।
ये वेब बंडल कंटेन करता है 5 कंपोनेंट। हेड एलिवेट करना है आपको 30 to 45 डिग्री, डेली सेडेशन वेकेशन देना है, पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफिलैक्सिस करना है, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस करना है, एंड माउथ केयर विद सब ग्लॉटिक सक्शनिंग। ये पांचों कंपोनेंट हमारे वेब बंडल के आते हैं। बट एंटीबॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे वेब बंडल का कंपोनेंट कभी नहीं होता। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? Okay, so thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you. Okay, please comment, please like, and if any improvement you all want, if anything new to be added from my side, so please comment in the comment section. Okay, so thank you so much.